नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसएससी जेई के लिए मैराथन क्लासेस में नोन में। देखो, मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब बाकी का आपने खुद से करना है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत आसान होता है और आप सभी जानते भी होंगे। तो वहां से आप क्वेश्चन लगा लगा लेंगे। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं उसको, 3 से 4 घंटे में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम जो भी सब्जेक्ट करेंगे उसको हम 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यकीन मानिएगा आपके क्वेश्चन भी 100% लग जाएंगे। देखो, इतने कम टाइम में इतना ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल चीजों को नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। बात करें हम करंट अफेयर की, तो उसकी बताऊंगा कैसे आपने करंट अफेयर करना है और कहाँ से करना है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी अगर आप हमें मैसेज करते हैं। मेरा नंबर है 9568738917। इस पे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ आप ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स की प्लस जो आपका करंट अफेयर है उसकी। मैं आपको बताऊंगा कौन सा करंट अफेयर आपने पढ़ना है जिससे कि आपके 70 to 80% क्वेश्चन लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। देखो दोस्तों, बायोलॉजी आपको पता है बायोलॉजी क्या होती है। यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बायोलॉजी की। यहाँ पे पूछा जाता है जो वर्ड है बायोलॉजी, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया है। तो ये लिया है दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज। बस इतना ही ध्यान रखना आपने। और बायोलॉजी को हम दो ब्रांच में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट। बस इतना ही आपने जानना है इसमें। अब हम कुछ इंपोर्टेंट फादर्स की बात करेंगे जो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस। कई बार पूछा जा चुका है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी ये हो जाएंगे दोस्तों एरिस्टोटल। बायोलॉजी और जूलॉजी के दोनों के फादर हो जाएंगे एरिस्टोटल। फिर बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी। भाई बॉटनी और इकोलॉजी दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, तो ये हो जाएगी आपका थियोफ्रेस्ट। याद रखना है आपने, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस एंड फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी थियोफ्रेस्ट। फिर बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये हो जाएंगे दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेन, जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी और इसी की हेल्प से की थी दोस्तों, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। चलिए फिर बात करेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखो, साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल की। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सेल या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी, दोनों का आंसर सेम होगा, रॉबर्ट हुक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर ये हो जाएंगे दोस्तों कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस हो जाएंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। हिंदी में आप देख सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हो जाएंगे दोस्तों एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो डिसीज होती है उनके कोज का पता चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि हम वहां पे डिसीज की स्टडी करते हैं। तो ये हो जाएंगे डी बरी। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये हो जाएंगे पावलोव। देन फादर ऑफ एंटीबायोटिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हो जाएंगे दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों? विलियम हार्वी। देन फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है उनके फादर कौन हो जाएंगे? लैन स्टेनर।
उसके बाद है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ये हो जाएंगे नॉर्मन ई बार्लोग, और अगर दोस्तों अपनी कंट्री की बात करूं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ये हो जाएंगे स्वामीनाथन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद है दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये हो जाएगा सलीम। देन फादर ऑफ इंडिया इंडियन पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी का मतलब क्या होता है? पैलियोबोटनी का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि लुप्त हो चुके तो उनकी स्टडी हम पैलियोबोटनी के अंदर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल शाह। उसके बाद दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो आप सभी जानते होंगे, जोहन मेंडल। अब बात आती है थ्योरी किस टाइप से पढ़नी है। देखो हम यहाँ पे वही चीज टच करेंगे जो एसएससी पूछता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि 2 घंटे में कितना कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे सेल की बात करते हैं तो सेल से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? सबसे पहला इंट्रो ऑफ सेल। सेल दोस्तों बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, मतलब जो हम हैं, हम किससे बने हैं, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। इसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ इसी से बनी होती है। जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितना भी दोस्तों सब चीज होती है वो सेल के अंदर ही होती है। फिर हम बात करेंगे सेल को डिस्कवर किसने किया। तो सेल को डिस्कवर किया था दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। और कौन सी सेल को डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है, डेड सेल ऑफ कॉर्क। जो कॉर्क होता है लकड़ी का टुकड़ा, उसकी डेड सेल को डिस्कवर किया। फिर हम बात करेंगे इट इज ए बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोस्तों बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है लाइफ की, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है अपने। फिर हम बात करते हैं दोस्तों लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो ये हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। फर्स्टली ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पोंड वाटर। पूरा सेंटेंस आपने ध्यान रखना है। चलिए फिर बात करते हैं हम सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी शेल्डन एंड स्वान ने, दोनों का नाम पूछा जाता है। इनका हाइपोथेसिस क्या था? इन्होंने बोला दोस्तों सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, मतलब सभी एक से अधिक सेल के बने होते हैं। सेल इज मोस्ट बेसिक यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे न्यू सेल बनती है, मतलब इन्होंने सेल डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं किया। सेल डिवीजन को एक्सप्लेन कौन करता है? रुडोल्फ विर्चाउ करता है। इन्होंने बताया कि न्यू सेल कैसे बनती है, सेल डिवाइड होती है तब जाके न्यू सेल बनती है, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हैं, वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी होती है दोस्तों, वायरस उसको फॉलो नहीं करते। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सबसे छोटी सेल इसकी हो जाएगी बैक्टीरिया की, क्या नाम है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिकम। ध्यान रखना है आपने। लार्जेस्ट सेल हो जाएगी दोस्तों ऑस्ट्रिच एग की, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी सेल होती है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर कौन सी सबसे छोटी सेल होती है, कौन सी सबसे बड़ी सेल होती है। तो ये दोस्तों जर्म सेल होती है, जर्म सेल। कौन सी? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कैसी है? जर्म सेल है और सिंगल सेल है। बात करेंगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये हो जाएगी दोस्तों एग और ओवम सेल, मतलब जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो सबसे बड़ी सेल होती है। अब यहाँ पे सेल के आधार पे, नंबर ऑफ सेल के आधार पर दोस्तों हम डिवाइड करते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में। एक होता है यूनिसेल्युलर, इनके एग्जांपल याद रखने हैं आपने, जिसमें एक ही सेल होती है। ये हो जाएंगे दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। फिर हम बात करेंगे, देखो ये अमीबा है,
ये पैरामीशियम है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में फंगी आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा दोस्तों। फिर हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल का मतलब है भाई देखो हम इमेच्योर है। क्यों इमेच्योर है? क्योंकि हमारा ब्रेन अभी मेच्योर नहीं हुआ है। तो ऐसे ही इनमें दोस्तों ब्रेन इमेच्योर रहता है, और ब्रेन का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस इमेच्योर होता है, ना तो उसमें कंप्लीट ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और ना ही दोस्तों उसमें कोई इन्वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही टूटा फूटा न्यूक्लियस पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बात करते हैं। देखो पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, आपने बताना नहीं होता है। और इसमें दोस्तों इंस्टेड सम प्रोकैरियोट सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक इसका एग्जांपल हो जाएगा जिसमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सभी सिंगल सेल के बने होते हैं। एग्जांपल हो जाएंगे आर्किया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्किया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम ये सभी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है अभी चल के हम देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका प्रजनन कैसे होता है? इनका प्रजनन होता है दोस्तों एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के तहत। और कौन सा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है ये सेल ये बीच से स्प्लिट हो जाती है और दो न्यू सेल बन जाती है, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि दोस्तों अमीबा, अमीबा में कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, आपने बताना है बाइनरी फिजन। चलिए फिर आगे चलेंगे। और फिर है दोस्तों यूकेरियोटिक सेल। देखो जो भी सेल हम पढ़ेंगे वो सभी यूकेरियोटिक सेल होंगी, जिसमें जो न्यूक्लियस होगा दोस्तों, डीएनए कंप्लीट होगा, सभी ऑर्गेनेल कंप्लीट होंगे। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये है दोस्तों बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किस किस ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। बस मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, उससे ज्यादा कैसे फंक्शन करता है वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? ये सपोर्ट देता है सेल को, ठीक है, और अटैक से बचाता है, आउटर अटैक से। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? सेल वॉल कहाँ पे पाई जाती है? तो ये प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और सम आर्किया में पाई जाती है। बट ये दोस्तों एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो एनिमल एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा। इनमें दोस्तों सेल वॉल नहीं पाई जाती। चलिए बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। फंगी सेल वॉल बनी होती है दोस्तों काइटिन की। एल्गल सेल वॉल बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। ध्यान रखना है आपने। फिर प्लांट सेल वॉल बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपने नहीं भूलना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है वायरस में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की।
तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है दोस्तों लिपिड्स एंड प्रोटीन से, और ये सेमी परमेबल नेचर की होती है, मतलब कि अर्ध पारगम्य होती है, कुछ चीजों को अंदर बाहर आने देती है, सेलेक्टिव चीजों को जो कि यूजफुल होती है। यहाँ पे ये सभी चीजें यूजलेस है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो न्यूक्लियस क्या है, ये सेल का ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे आप ब्राउन से इसको रिलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर हम आगे चलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर इनवलप भी बोलते हैं, ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड फैट की बनी होती है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में लगा होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कोई नहीं पूछेगा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, बस इतना पूछेगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म की खोज किसने की थी। ये की थी दोस्तों स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। चलिए बता देता हूं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो प्रोटोप्लाज्म जो भी सेल के अंदर लिक्विड टाइप का पार्ट है, लिक्विड टाइप का पार्ट है सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड टाइप का पार्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर रिमेनिंग साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जिसकी खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। अब यहाँ पे याद रखना है ये किस चीज का बना होता है, प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लिक एसिड का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइटोप्लाज्म के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विस्कस नेचर होता है दोस्तों, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। इसी को दोस्तों हम फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनेल हैं इसी में सस्पेंड होते हैं, इसी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म, ये किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इतने ज्यादा खास चीजें नहीं है जो एसएससी पूछता है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो चीजों का बना होता है, डीएनए एंड आरएनए का, ठीक है, डीएनए और आरएनए का। चलिए बात करते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर किया था दोस्तों न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। और रिचर्ड अल्टमैन ने दोस्तों डिस्कवर किया था नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड कौशल ने दोस्तों डिस्क्राइब किया था 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। आपने देखा होगा जो डीएनए है, आरएनए है, इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, और इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए को बोलते हैं दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसकी खोज की थी दोस्तों, मतलब डीएनए देखो, डीएनए का पूरा नाम याद रखना है आपने। दूसरा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये किसने दिया था, ये दिया था दोस्तों क्रिक एंड वॉटसन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय क्रिक एंड वॉटसन। चलिए फिर बात करेंगे हम डीएनए में क्या होता है दोस्तों। डीएनए में
जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन होता है दोस्तों वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। जबकि इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए में आप देखेंगे कुछ डिफरेंस, हम नीचे कर देते उसको। आरएनए को बोलते हैं दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है आरएनए में डीएनए में क्या डिफरेंस है। वहां पे दोस्तों एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है, बट यहाँ पे यूरेसिल जुड़ा होता है, यहाँ पे यूरेसिल जुड़ा होता है, बाकी ये बॉन्ड बिल्कुल सेम है। ये डिफरेंस है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आरएनए की फुल फॉर्म पूछ लेगा। और आरएनए का काम क्या होता है दोस्तों, आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन कैसे बनाता है, तो देखो यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब है जो हमारा डीएनए है, डीएनए क्या है दोस्तों, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जेनेटिक कोड होते हैं, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब अगर आपको मतलब आपकी बॉडी को किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो डीएनए क्या करेगा, उस प्रोटीन का कॉपी एमआरएनए में ट्रांसफर कर देगा, एमआरएनए बनाएगा और ये मैसेज लेके आएगा यहाँ पे आरआरएनए के पास, मतलब ये आरआरएनए है, तो हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। इसके पास एमआरएनए आएगा और इसके पास क्या है, मैसेज है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। और टीआरएनए क्या है दोस्तों, प्रोटीन बनाने का मटेरियल लाएगा, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। 20 टाइप के होते हैं, ठीक है, पूछा जा चुका है। अमीनो एसिड लाएंगे और ये राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, उनको रिजेंबल करेगा, रिजेंबल करके प्रोटीन बना देगा। बस ये काम होता है आरएनए का। आगे चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना, कौन से, एमआरएनए का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से क्या बनना दोस्तों, प्रोटीन का बनना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। हम बात करेंगे क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम दोस्तों डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म होता है, मतलब जब डीएनए सिकुड़ जाता है, तो डीएनए कैसा है, डीएनए ऐसा है, ठीक है। जब ये सिकुड़ जाता है तब बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा आपको सेल डिवीजन के दौरान ही देखने को मिलते हैं, सेल डिवीजन के दौरान ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे चलेंगे हम। देखो ये है क्रोमेटिन, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम बनते हैं उसका एक्सटेंडेड पोर्शन, उससे पहले का पोर्शन क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियोसोम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा डायग्राम दिखा रहा हूं, ये देखो इस टाइप से क्रोमोसोम बने। यहाँ से डीएनए है दोस्तों, डीएनए क्या करेगा, जब सेल डिवीजन करेगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। और ये है दोस्तों डीएनए, ये है हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। फिर ये क्या करेंगे दोस्तों, फैल जाएंगे इस टाइप से। डीएनए आप देख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है, फिर ये क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। देखो इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब ये कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके ये बना देते हैं क्रोमेटिन। एक क्रोमेटिन ये है, एक क्रोमेटिन ये है, और ये आपस में ज्वाइन करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है इसमें। अब बाकी के सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्या काम होता है इसका, इसको किसने डिस्कवर किया था, बस इतना ही पढ़ेंगे। इसको डिस्कवर किया था दोस्तों अल्बर्ट क्लॉड केथ पोर्टर एंड शूलम। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा है, आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं।
फिर बात करेंगे हम ये दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैमल्स की आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसका काम होता है इस पे आपके राइबोसोम होते हैं, इसी पे आपके राइबोसोम होते हैं। कौन से पार्ट पे होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं दोस्तों राइबोसोम। चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये दोस्तों न्यूक्लियस, ये है आपका, ये स्ट्रक्चर है पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये पार्ट है दोस्तों स्मूथ, और ये पार्ट है आपका रफ। रफ पे आप देख रहे हैं दाने दाने से जो है यही है दोस्तों राइबोसोम, और यही क्या करते हैं देखो, यहाँ से एमआरएनए आएगा, एमआरएनए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये अपना मैसेजेस को देगा। टीआरएनए क्या लाएगा दोस्तों, अमीनो एसिड लाएगा, और यहाँ पे क्या बनना चालू हो जाएगा, प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट प्रोटीन बनने में हेल्प करता है, तो आपने बताना है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। चलिए फिर बात करेंगे स्मूथ। तो स्मूथ दोस्तों क्या करता है, स्मूथ का भी काम है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। कैल्शियम हमारे जो ब्लड में है उसके लेवल को कंट्रोल कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा दोस्तों जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करता है जिसका काम क्या है, लीवर सेल, लीवर सेल करता है इस काम को। तो लीवर सेल में सबसे ज्यादा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। चलिए फिर आगे चलेंगे, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसका काम करता है दोस्तों, गोल्जी, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब जैसे कि प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन बना है, इसको सेल से बाहर निकाल के दूसरी सेल के पास ले जाना है, या कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल के ले जाना है, तो ये काम कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस करेगा। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये सभी चीजें ज्यादा नहीं देखनी है। चलिए फिर बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी दोस्तों डी ड्यूई ने, और इसका काम क्या है, ये दोस्तों सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब ऑफ सेल, या फिर डाइजेस्टिव बैग है। मतलब ये डाइजेस्ट करता है चीजों को, चीजों को डाइजेस्ट करता है। जैसे कि देखो ये है आपका डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये कैसे काम करता है, डब्ल्यूबीसी कैसे बीमारियों को मारता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, इनगल्फ करेगा अपने अंदर ले लेगा कुछ इस टाइप से, इनका स्ट्रक्चर निकला होता है, अंदर ले लेगा, अंदर लेके फिर लाइसोसोम दोस्तों ये फट जाता है, ठीक है, और फटने के बाद इस बैक्टीरिया को मार देता है। इवन दोस्तों ये जो सेल है, सेल के जो भी बूढ़े मतलब ओल्ड ऑर्गेनेल हो जाते हैं उनको भी खत्म कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी ऑफ मैमल डू नॉट हैव लाइसोसोम, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट है दोस्तों प्लास्टिड। इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लास्टिड की खोज की थी ई हैकल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एल्गी सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। ये तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, पहला है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, और देखो कलरलेस है तो कहां पे पाया जाएगा, नॉन ग्रीन पार्ट में पाया जाएगा, जैसे कि रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम। इट स्टोर फैट, ध्यान रखना है ये फैट को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, और स्टार्च ही क्या है दोस्तों, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद सेकंड देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट येलो और रेडिश कलर का होता है, और इसमें
क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है दोस्तों, कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर होता है येलो और रेड। जैसे कि दोस्तों टमाटो में, टमाटो में इस पिगमेंट का नाम है लाइकोपिन, कैरेट में कैरोटीन, बीट रूट में विटामिन। देखो सी से बी से बीटा, याद रखना है आपने, टमाटो में लाइकोपिन होता है। और जो पत्ती का पीला रंग होता है, पीला रंग आप देखते हैं, वो किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। आगे चलते हैं इस टाइप से। आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब देखो यहाँ डीप में इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमने आरआरबी जे के लिए चला रखा है, बट अभी एसएससी में इतना ना तो डीप पूछता है और ना ही इतना हमारे पास टाइम। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है दोस्तों, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। देखो ग्रीन होता है कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें दोस्तों एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। इसमें दोस्तों 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खुद का डीएनए होता है। अब देखो 70S टाइप के राइबोसोम हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और उसमें डीएनए भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसका एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल, उसमें ये क्या आया है दोस्तों, ये एक प्रोकैरियोट आया है जिसका काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है दोस्तों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अब यहाँ पे देखो दो रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम सनलाइट बाय द क्लोरोफिल इन ग्रेनम। ग्रेनम कुछ इस टाइप के होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एटीपी का, एटीपी, ठीक है। और एटीपी आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, बट दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कौन बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है सनलाइट का यूज करके। उसके बाद डार्क रिएक्शन में क्या चलता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे दोस्तों ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ध्यान रखना है आपने इस टाइप से, ये आपका ग्लूकोज बन जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे एटीपी का भी यूज होता है, तो एटीपी पहले बनती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों डिस्कवर किया था रिचर्ड अल्टमैन ने। अब इसमें सबसे ज्यादा, हाँ ये आपने ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रोकैरियोट है इनसाइड द यूकैरियोट। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों एनर्जी बनाना। कौन सी एनर्जी, एटीपी, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी। तो बनाता है दोस्तों कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक स्टेप होता है ग्लूकोज जो है आपका, देखो एनर्जी बनानी है तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनेगी, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, ग्लूकोज पहले होता है 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में, और ये काम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा। दूसरा होता है दोस्तों, ये होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपके पाइरुवेट होते हैं ये फिर से टूट जाते हैं अंडर द कर्व साइकिल, और कर्व साइकिल किससे रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। कर्व साइकिल के दौरान दोस्तों क्या बनता है, एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। राइबोसोम डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलाडे ने। इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है प्रोटीन का बनाना। ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्रीज को बोलते हैं। और ये सेल में जितने भी ऑर्गेनेल है सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है दोस्तों राइबोसोम। चलिए फिर आगे चलेंगे, देखो टाइम बहुत कम है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दोस्तों क्या होता है नहीं जानना है, बस इतना जानना है इसको डिस्कवर किसने किया था? टी बोवेरी ने किया था। ये कहां पे पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसके बाद वैक्यूलस, वैक्यूलस क्या होते हैं दोस्तों? इस टाइप के बैग्स होते हैं, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज बनी तो स्टोर करके इसमें जाएगा और इसी बैग को फोन लेके जाएगा दोस्तों, इसी बैग को गोल्जी अपरेटस लेके जाएगा। ठीक है, तो ये पैकिंग का काम करता है, बस इतना ध्यान रखना है आपने। एनिमल में वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड हेल्प स्क्वेटर वेस्ट प्रोडक्ट। एनिमल सेल में दोस्तों ये छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। ज्यादा इसमें आप दिमाग खराब मत करो। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछेगा टाइप्स ऑफ सेल में क्या क्या कंपैरिजन है दोस्तों। देखो कंपोनेंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल है। सेल साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल साइज दोस्तों छोटा होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें एब्सेंट होती है। यूकेरियोटिक सेल का बड़ा होता है। एंड न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे दोस्तों वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल दोस्तों डीएनए इन सर्कुलर एंड लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। डीएनए दोस्तों, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो डीएनए ऐसे बिखरी हुई फॉर्म में पड़ा होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकेरियोटिक सेल में डीएनए कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है और लीनियर फॉर्म इस टाइप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? देखो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे लैक होता है, ईआर नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी अपरेटस नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल में दोस्तों सभी चीजें प्रेजेंट होती है। फिर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70 एस टाइप के होते हैं और यहाँ पे 80 एस टाइप के होते हैं। सेल साइकिल दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल है या इमैच्योर सेल है तो सेल साइकिल भी छोटी होगी, ये होती है 20 to 60 मिनट की और यहाँ पे लॉन्ग होती है यूकेरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोलस दोस्तों यहाँ पे एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो यहाँ से एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ से एसएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। सेल डिवीजन को कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया था। और इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, नॉट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू सेल डिवीजन। जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारे अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है, अमीबा के अंदर अलग है। यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है दोस्तों? थ्रू दी सेल डिवीजन। ये सेल डिवाइड करती है और सेल डिवाइड करके दोस्तों क्या बनाती है? डॉटर सेल बनाती है और इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जेनेटिक्स की बात करते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स क्या है? ये टर्म दी थी दोस्तों डब्ल्यू बैटसन। जेनेटिक्स जो टर्म है ये किसने दी थी? बैटसन ने दी थी, डब्ल्यू बैटसन। क्या मतलब है जेनेटिक का? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो आपके कैरेक्टर है इसका कैसे ट्रांसफर, मतलब कि ये ट्रांसफर जो होते हैं आपके ऑफस्प्रिंग मतलब आपके बच्चों में, आपकी संतान में, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है।
और जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं दोस्तों, जीन्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और जीन्स क्या है दोस्तों, ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपसे आपके बच्चों में जाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जाएगी पहले डीएनए, डीएनए कंडेंस होगा और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। तो यही जीन क्रोमोसोम में पहुंच जाएंगे और सेल डिवाइड करती है तभी क्रोमोसोम बनते हैं। तो मतलब कि अब क्या हो चुका है, आपके जीन आपके बच्चों में पहुंच चुके हैं। चलिए फिर बात करेंगे, जोहन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है इसमें। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेंडल के देखो ऑब्जर्वेशन कोई नहीं पूछेगा, मेंडल के ऑब्जर्वेशन कोई नहीं पूछता है, एसएससी में तो नहीं पूछता, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। बस इतना आपने ध्यान रखना है, इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन किए थे दोस्तों, ये पी प्लांट पे किए थे। पी प्लांट मतलब कि मटर के पौधे पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ पे हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करेंगे, तो क्रोमोसोम मैं आपको बता चुका हूं, ये टर्म दिया था दोस्तों डब्ल्यू वेल्डियर ने। और ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 दोस्तों क्रोमोसोम होते हैं। और अगर हम पेयर की बात करें तो ये हो जाएंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, इनमें 22 पेयर ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, 22 पेयर ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, जिनको बोलते हैं दोस्तों ऑटोसोम्स। एंड 23rd पेयर इज डिफरेंट। देखो 22 तो सेम होते हैं, चाहे वो मेल की बात है या फीमेल की बात है, बट दोस्तों जो लास्ट वाला होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये डिफरेंट होता है। मेल में इसको बोलेंगे हम एक्स वाई और फीमेल में बोलेंगे एक्स। और यही दोस्तों डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो लड़का है या फिर लड़की है, मतलब यही डिसाइड करता है मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, मेल होगा मतलब कि तो ये तो अपना एक्स ही देगी दोस्तों, और ये वाई भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, तो इस केस में वाई देगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बन के मेल हो जाएगा। और अगर इसने एक्स दिया वहां से तो एक्स ही मिलना है, तो ये एक्स एक्स बन के फीमेल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन डिसाइड करता है, किसकी क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों फादर। क्योंकि देखो लड़की तो हमेशा एक्स वाई ही दे सकती, एक्स एक्स ही दे सकती है, जबकि इसके पास दो ऑप्शन है, एक्स भी दे सकता है वाई भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके ही क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि फीमेल होगी या मेल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये है दोस्तों फीमेल और सब स्पेसीज ऑफ आंट माई मायरमेशिया पिलोसुला। तो ये एक आंट की सब स्पेसीज है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक ही पेयर पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, मटर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए, और आगे इसमें नहीं जानना है आपने कुछ भी। चलिए फिर बात करते हैं टिश्यूज। टिश्यू, टिश्यू की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू, ये टर्म किसने दी थी, एक्सियर रिचार्ड ने दी थी दोस्तों। और स्टडी ऑफ टिश्यू किसको बोलते हैं, हिस्टोलॉजी को बोलते हैं। ध्यान रखना है हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है दोस्तों, देखो जो सेल है आपकी ये मिलेंगी, ये बनाएंगे दोस्तों टिश्यू, सारी सेल आपस में मिलते हैं टिश्यू बनाते हैं। और सेम फंक्शन वाले टिश्यू, मतलब सेम फंक्शन का आप सभी जानते होंगे, जो कि एक स्पेसिफिक सेम फंक्शन करते हैं, ये टिश्यू मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का, ठीक है। जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सभी ऑर्गन है, ये सेम टाइप के टिश्यू से मिलके बने। और फिर ये ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का जो हमारी पूरी बॉडी। तो यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। अब क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली,
यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जाइलम से एंड फ्लोएम से। भाई देखो, पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, बहुत ही कम टाइम है। बस आपने जाइलम को पढ़ना है एंड फ्लोएम को पढ़ना है। जाइलम का क्या काम है, देखो जाइलम से जल आ रहा है तो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। टिश्यू है, और कैसा टिश्यू है दोस्तों, परमानेंट नेचर का टिश्यू, परमानेंट नेचर का टिश्यू, ये भी आपने ध्यान रखना है। इट इज It is the conducting tissue responsible for the conduction of water and inorganic solute minerals from roots to apical part shoot of the plant। मतलब यहाँ से रूट से लाएगा, ये प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब करेगा किसको, वाटर को, और शूट ऊपर के वाले पार्ट में ये ट्रांसफर कर देगा दोस्तों। बस इतना ध्यान रखना है आपने, यही पूछेगा कि जाइलम का क्या काम होता है, मेन फंक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। ये कंडक्ट करता है वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। उसके बाद इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, इट इज ऑल्सो द कंडक्टिंग टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट खाना नहीं होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट खाना नहीं होता है भैया। ईट का कंकड़ पत्थर कौन खाता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ही खाना होता है, मतलब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसका ही कंडक्शन करता है, ठीक है। ज्यादा इसमें आपने ध्यान नहीं रखना है। हम बात करेंगे दोस्तों बोटनी। अब देखो बोटनी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सबसे पहले पूछेगा स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्लांट किंगडम को हम क्रिप्टोगेम एंड फेनोगेम में डिवाइड करते हैं, और फिर क्रिप्टोगेम को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइड करते हैं, और फेनोगेम को हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टोगेम रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर और सीड्स। तो गेम होते हैं, क्रिप्टो गेम में दोस्तों कोई भी फ्लावर नहीं होता है, कोई भी सीड्स नहीं होता है, तो ये कैसे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं स्पोर्स से। स्पोर्स मतलब ये इस टाइप से दोस्तों स्पोर्स छोड़ते हैं, स्पोर्स फैल जाते हैं, और फिर ये जहां पे भी फैलते हैं वहीं पे ग्रो करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स से इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम बात करेंगे इसमें, एग्जांपल हो जाएगा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा बिलोंगिंग दी टू दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज एल्गी। इसमें दोस्तों जो थैलोफाइटा है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो ये टर्म है दोस्तों एल्गी, ये किसने दिया था, लिनियस ने दिया था 1755 में। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी कहलाता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, आपको पता है इसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रोपिक होता है, और ये थैलोइड होता है। मतलब ये जो थैलोइड मतलब है, ना तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। इसमें आपको एक इस टाइप का मिलेगा, आप नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा दोस्तों इसमें ब्रांचेस, ठीक है। बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये यूकेरियोटिक होता है, यूकेरियोटिक होता है, और मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एल्गी हैज स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। एल्गी में दोस्तों सबसे छोटे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसमें प्लांट में, तो सबसे छोटे इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए, टाइप्स ऑफ एल्गी में आपने ध्यान नहीं रखना है, जैसे कि ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, देखो ये इतना आप याद भी रख सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता।
यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर बात करते हैं किंगडम फंगी की। स्टडी ऑफ फंगी, जिसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, ये यूकेरियोटिक है। फंगी भी क्या है, एक यूकेरियोटिक है, और इसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। और ये भी दोस्तों थैलोफाइटा के अंदर आता है, ये भी थैलोफाइटा के अंदर आता है। थैलोफाइटा में हमने एल्गी देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों थैलोफाइटा में जो आपका फंगी है। अब आप सोच रहे हैं कि हमने तो बहुत यूट्यूबर देखे हैं जो पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी, बहुत इंपोर्टेंट पढ़ाते हैं, बट एसएससी जेईई के लिए आप उठा के देखना, कभी भी टाइप्स ऑफ एल्गी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। बस सिंपल सा पूछेगा स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है, ये यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, इसमें क्या पाया जाता है, ये सभी चीजें पूछता है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। किंगडम फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, माइकोलॉजी, यूकेरियोटिक, और ये थैलोफाइटा के अंदर आता है दोस्तों, और ये भी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, ठीक है। हैव डेफिनेट सेल वॉल, हम बता चुके हैं पहले ही, काइटिन की बनी होती है, बट ट्रू न्यूक्लियस बट लैक ऑफ क्लोरोफिल, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। मोस्टली हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक का मतलब है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर होती है, ठीक है। इनमें जो रिजर्व फूड होता है दोस्तों, वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल होता है। ग्लाइकोजन देखो, फूड बनाते हैं उसको रिजर्व करते हैं, उसको रूट्स में रिजर्व करते हैं, रूट्स में, प्लांट्स के रूट्स में रिजर्व करते हैं। तो जो रिजर्व फूड है इसको ये बाद में खाते हैं। तो यहाँ पे जो फंगी है, ये अपना रिजर्व फूड क्या है इसका, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। इनमें रिप्रोडक्शन सभी टाइप का होता है, सेक्सुअली भी होता है, एसेक्सुअली भी होता है, ठीक है। ये दोस्तों स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर मतलब स्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। एग्जांपल हो जाएगा यीस्ट मशरूम, एस्परजिलियस, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये दोस्तों हानिकारक होता है, ठीक है। एगिरस, ठीक है, जिसको हम दोस्तों इडेबल मशरूम बोलते हैं। एग्रीकस, ये हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसको साफ करने दो, ये हो जाएगा आपका एग्रीकस। एग्रीकस इडेबल मशरूम को बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। बस इतना ही, इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे ह्यूमन डिसीज कोज बाय फंगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, अस्थमा भी फंगी से होता है दोस्तों। एस्परजिलस एक फंगस का नाम है, फंगल, जिससे दोस्तों अस्थमा होता है। एथलीट फूड, एथलीट फूड भी दोस्तों फंगस से होता है, टेनिया पेडिक्स। स्कैबिज मतलब खाज, एक्रेस, डर्मेटोफाइट, डर्मेटोफाइट, और दोस्तों गंजापन है वो भी टीनिया कैपिटिस से होता है, और रिंगवॉर्म मतलब दांत, ये भी दोस्तों ट्राइकोफोल्टन एक फंगल है उससे होता है। तो यहाँ पे देखो इनके नाम नहीं पूछेगा कोई, ये छोड़ दीजिए, इनका नाम कोई नहीं पूछेगा, बस पूछेगा निम्न में से कौन सा ऐसा डिसीज है जो फंगल डिसीज है। तो आपने ध्यान रखना है, अस्थमा, एथलीट फुट, स्कैबिस, एपोलिपिया और रिंगवॉर्म, ये सभी फंगल या फंगी से होने वाले डिसीज। आगे चलेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को सबसे पहले प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकल ने। दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर, जो मोनेरा किंगडम में आते हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, ये सभी प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। इट इंक्लूड्स यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, एसेक्सुअली होता है, सेक्सुअली नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि जो ये खाना बनाते हैं या फिर किसी और से लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटरोट्रोपिक भी होता है। बात करेंगे किसमें होता है, जैसे कि दोस्तों साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया में ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया के भी गुण होते हैं और एल्गी के भी, बट इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, जो कि ऑटोट्रोपिक होता है। अब बैक्टीरिया में यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, वो हमने एनवायरमेंट में पढ़ रखा है। तो बैक्टीरिया की फॉर्म कौन कौन सी होती है, ये सभी चीजें हम जानते होंगे। यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने, और इसका नाम रखा था दोस्तों एहनबर्ग ने। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन हो जाएगा, ल्यूवेनहॉफ हो जाएगा दोस्तों। रॉबर्ट कोच डिस्कवर दी बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। जो रॉबर्ट कोच थे, उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, और टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइक्रोप्लाज्मा, यहाँ पे ध्यान रखना है, दीज आर द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। में सेल वॉल नहीं होती है। पूछा था कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि डिसीज को कॉज करता है, तो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, डिस्कवर किया था अल्बर्ट फ्रैंक। इतना ही आपने ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया मैं आपको बता चुका हूं, और फिर आर्की बैक्टीरिया है दोस्तों, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। फिर प्लांट में या बॉडी में ब्रायोफाइटा आता है। ब्रायोफाइटा दोस्तों, दीज आर नॉन मस्कुलर, इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं नेचर में, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं इसमें, और नॉन सीडेड प्लांट होते हैं। नॉन सीडेड प्लांट का मतलब क्या है, इनमें सीड नहीं होती है दोस्तों, बीज नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा ये पानी में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइट, इनको दोस्तों गैमेटोफाइट ही बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं, और इनका रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। सेल वॉल दोस्तों सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। बस इतना ही आपने इसमें ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों जैसे कि मोस, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हैव गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मोस इसका एग्जांपल हो जाएगा, स्पेगनम इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट दोस्तों, ये जो टर्म है ये दी थी हैकल ने। ये सीडलेस होते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं। देखो धीरे धीरे ये डेवलप होते जा रहे हैं। हेलोफाइटा में कुछ भी नहीं था, ब्रायोफाइटा में दोस्तों उसमें भी इतना कुछ नहीं था, बट अब देखो टेरिडोफाइटा में क्या चीज आ चुकी है, ये सीडलेस तो होते हैं, बट इनमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं दोस्तों, वस्कुलर प्लांट होते हैं, जाइलम फ्लोएम इसमें होता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स के द्वारा, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। हम बात करेंगे नेक्स्ट, एग्जांपल हो जाएंगे एजोला एंड फर। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एजोला एंड फर। उसके बाद फेनोगेम। फेनोगेम में दोस्तों सीड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, और बॉडी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रूट स्टेम में मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम होगा, रूट्स में ब्रांचेस में। फेनोग्राम इज डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। इनको हम दो में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बात करेंगे दोस्तों जिम्नोस्पर्म की। तो देखो जिम जिम है ना, मतलब जिम में आप शर्ट निकाल के काम करते हैं तो नेक्ड, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। हैविंग नेक्ड सीड कंप्लीट लैक ऑफ ओवरी। वो इसमें दोस्तों जो सीड होता है, सीड का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ओवेरी, तो ओवेरी इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये नेक्ड सीड होते हैं, मतलब इसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती। These plant do not have fruits and flower. इनमें कोई भी फ्रूट्स एंड फ्लावर नहीं होते हैं। These plant are क्योंकि ओवेरी से ही दोस्तों क्या बनता है, ओवेरी से ही फ्लावर बनता है और उसी से फ्रूट बनता है।
ठीक है। दीज प्लांट आर फाउंड इन कोल्डर रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कोई नहीं पूछेगा। पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू एयर, इनमें दोस्तों जो पोलिनेशन होता है एयर के थ्रू होता है, ठीक है। दी लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ दिस प्लांट किंगडम, या पूरे प्लांट किंगडम का लॉन्गेस्ट प्लांट इसी से बिलोंग करता है, जो है सिकोया। इसकी हाइट दोस्तों 120 मीटर होती है और इसको रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। चलिए फिर आगे चलेंगे हम। सबसे छोटा प्लांट प्लांट किंगडम का हो जाएगा जेमिया पिग्मी, ठीक है, जो कि इसी में आता है। लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट आर साइकस, जिंगो, बाइलोबा एंड मेटासुपर। लिविंग फॉसिल ये नहीं पूछेगा कोई भी। जिंगो बाइलोबा इज ऑल्सो कॉल्ड मेडन हेयर ट्री, ये भी दोस्तों आज तक नहीं पूछा है। यहाँ पे आपने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ऊपर के पॉइंट्स हैं ये आपने ध्यान रखना है, ये वाले। चलिए आगे चलते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, तो इसको भी हम स्किप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी जस्ट तो देख लेते हैं कितना हुआ है। ठीक है, 1 घंटा हुआ है दोस्तों, 1 घंटे का और वीडियो आएगा, इसमें हम कंप्लीट कर देंगे।